मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आनंद रुमलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे तथा पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज द्वारा चलाए गए इस योजना का लाभ भरपूर उठा रहे होंगे, है ना। संकट के इस दौर में आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दौर में भी हमारे महाविद्यालय के माननीय संचालक महोदय व उनकी पूरी टीम, हम सब लोग हमेशा ही छात्र हित और राष्ट्र हित में काम करते रहेंगे। इसलिए थोड़ा भी विचलित नहीं होना है, हम आपके साथ में। आइए बात करते हैं आज के एक वैचारिक टॉपिक को लेकर मैं आया हूँ। शायद ये टॉपिक भारतीय इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को पता होगा कि भारत में अनेक आक्रमणकारी आए और भारत की धन संपदा को लूट के ले गए। बहुत सारे धन संपदा ही लूटने आए थे और चले गए, लेकिन बहुत सारे धन संपदा लूटने के साथ साथ यहाँ शासन सत्ता भी स्थापित की। आप लोगों को पता होगा कि महमूद गजनबी आया, है ना। महमूद गजनबी भारत में लगभग 16 बार यहाँ पर आक्रमण किया और जितना उससे हो सका उतना लूटा। कहते हैं कि जब वो भारत आया था तो ऊंटों में भर भर के सोना ले गया था। इसके बाद मोहम्मद गौरी आया, लेकिन इन लोगों ने भारत में शासन नहीं किया। इनका सीधा सीधा सा उद्देश्य था भारत को लूटना। इनका सीधा सीधा मकसद था कि भारत जो है धन संपदा से भरा हुआ है, हम लूट के ले जाएं। लेकिन यहां जब बात आती है मुगलों की, तो क्या जब मुगलों की बात करते हैं तो जब पहला मुगल यहां भारत आता है, जिसका बाबर, जिसने भारत में मुगलों की स्थापना की थी, मुगल वंश की स्थापना की थी, तो ये क्या सोच के आया रहा होगा? क्या यह भी भारत को की धन संपदा को देखकर आकर्षित होकर भारत आया था, या इसने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी भारत में शासन करने की? ये दो प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं कि भाई बाबर भी तो एक तुर्की आक्रमणकारी था, तो उसने भारत में कि धन संपदा को लूट कर लौट जाना चाहिए था, लेकिन वो लौटा नहीं, बल्कि भारत में उसने अपने वंश का एक नया स्थायित्व दिया, और ऐसा स्थायित्व दिया कि जिसने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया और भारतीय राजनीति में अपनी एक अमिट छाप छोड़ दी। और सिर्फ 10 या 50 वर्षों तक शासन नहीं किया, बल्कि भारत में 300 वर्षों तक शासन किया और बड़े ही कुशलता के साथ शासन किया। इसके पीछे का रीजन क्या है? जैसा कि मेरा टॉपिक है कि भारत में मुगलों की सफलता का कारण क्या है, आखिर क्यों इतने सफल रहे? क्या इनके पास इतनी ज्यादा पावरफुल थे कि अन्य इनके बराबर पावरफुल नहीं था कोई? ऐसा कुछ नहीं था। आइए बात करते हैं आखिर भारत में मुगलों की सफलता के पीछे का रीजन। सबसे पहला जो रीजन था, मैंने हमेशा से कहा है, इनकी सफलता का जो सबसे पहला रीजन था तकनीकी। टेक्नोलॉजी। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि तकनीकी का जीवन की सफलता में बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इतिहास से हमने क्या सीखा, कि इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा, लेकिन सीखने की जरूरत है कि उस टाइम में बाबर आया और उसने तकनीक, सबसे बड़ी सफलता का उसका कारण यही था, तकनीकी। क्योंकि बाबर ने किस तकनीक का प्रयोग किया था? तो
उसके पास और कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम में जब बाबर भारत आया था, उस टाइम में भारत में वीरों की कमी नहीं थी, है ना। राणा सांगा, राणा कुंभा जैसे महान शासक मेवाड़ के थे, जिनके नाम से दुश्मन कांपते थे, उस समय ये आया था। लेकिन सिर्फ वीरता का होना आवश्यक नहीं होता जीवन में, यही कहता है इतिहास, हमको सीखने की जरूरत है। तकनीकी, जो नई तकनीकी आती है उसे अपनाना बहुत जरूरी है ना। आप लोग इसे अपने जीवन में भी उतारा करिए, है ना। देखिए, समझिए इतिहास को, इसलिए मैं कहता हूँ इतिहास से सीखिए, व्यवहारिक ज्ञान सीखिए, है ना। जनरल नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है ही, वो तो सीखेंगे ही, सीख ही रहे हैं, लेकिन जनरल नॉलेज सीखने के साथ साथ हमको व्यवहारिक ज्ञान भी सीखना जरूरी है, ठीक है। तकनीकी, अगर तकनीकी ना होती मुगलों के पास तो शायद पानीपत के प्रथम युद्ध में ही एक खत्म हो गए होते, है ना। ये यहाँ पर अपना स्थायित्व रख ही नहीं पाते, लेकिन चूंकि तकनीक का प्रयोग किया, तोपों का प्रयोग किया, और भारत में इन्होंने अपना स्थान बना लिया। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज थी जो इनके सफलता की, वो थी दूरदर्शिता। कहते हैं ना, इंसान को दूरदर्शी होना बहुत जरूरी है। दूरदर्शी का मतलब क्या होता है? दूरदर्शी का मतलब होता है कि भविष्य में आने वाली जो समस्या है उसका समाधान पहले से ही तय कर लेना, है ना। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी सफलता मिले और आराम से बैठ के आप सोने लगो, हो गया जो होगा देखेंगे, तो क्या होगा? असफल हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं, है ना, कि दूरदर्शी का होना बहुत जरूरी है। मुगलों की सफलता का दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन था वह था दूरदर्शिता। जब बाबर आया, बाबर को ये पता था कि आने वाले समय में सबसे बड़ी जो समस्या हमारे लिए है वो कौन है? वो होगा मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ का उस समय शासक कौन था? राणा सागा, उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसके नाम से मैं बता रहा हूं दुश्मन कांपते थे। इतिहास में ऐसा लिखा है। इसने क्या किया? क्योंकि उसको पता था कि अगर ये रहा आएगा, मेवाड़ रहा आएगा, तो हम भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकते, इसलिए इसने जल्दी ही मेवाड़ के को खत्म कर दिया, है ना। मेवाड़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। नहीं तो क्या क्या मतलब था इसको? कहने देता कि हो गया, पानीपत का युद्ध हमने जीत लिया, भारत में हमने अपना शासन स्थापित कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर इनकी दूरदर्शिता ने इनको भारत में 300 वर्षों तक शासन करने के लिए योगदान दिया। तीसरी जो इसमें सबसे बड़ी चीज है इन लोगों की, मुगलों की, कि इन लोगों ने क्या किया कि धर्म से ऊपर काम करने का, धर्म से ऊपर कार्य करने का प्रयास किया। करने का प्रयास, चूंकि बात करें तो मुगल कोई हिंदू नहीं थे, मुगल तुर्की मुसलमान ही थे। लेकिन इनका जब हम पूरा इतिहास पढ़ते हैं, चाहे बाबर को पढ़ें, चाहे हुमायूं को पढ़ें, चाहे अकबर को पढ़ें, चाहे शाहजहां को पढ़ें, तो कहीं भी हमें इनकी धर्मांधता नहीं दिखाई देती है कि इन्होंने कहीं भी मुसलमानों का पक्ष लिया हो, है ना। थे मुसलमान, ऐसा नहीं था कि मुसलमान नहीं थे, नमाज भी पढ़ते थे, कट्टर सुन्नी मुसलमान थे, मुस्लिम नियमों का पालन करते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी हिंदुओं का विरोध नहीं किया, या कभी भी ऐसा कोई कट्टरपन कार्य नहीं किया जिससे कि हिंदुओं की भावनाओं को ठोस पहुंचो, या कभी भी इन्होंने हिंदू धर्म का, है ना, उपहास नहीं किया, जिससे हिंदू भी इनके साथ हो गए। और सबसे बड़ी इनकी जीत का कारण यही था कि हिंदू, क्योंकि भारत हमेशा से हिंदुओं का ही देश रहा है, हमारे देश में हिंदुओं की ही संख्या सबसे ज्यादा रही है ना। और जब तक हिंदू आपके साथ नहीं होंगे, आप भारत में शासन नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी इनके जो प्लस पॉइंट था मुगलों की सफलता का, वह था इन लोगों ने धर्म से ऊपर काम करने का प्रयास किया, अर्थात इनके अंदर धार्मिक कट्टरता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मुसलमान, तुर्की मुसलमान थे, नमाज पढ़ते थे, मुस्लिम नियमों का पालन करते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी हिंदुओं के धर्म को ठेस पहुंचाने का नहीं किया, जिससे सभी हिंदू मुगलों के साथ काम करने लगे।
देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आप इतिहास पढ़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि वही सफल हुआ है, वही शासक सफल हुआ है जिसमें व्यवहारिक ज्ञान था। जिस शक्ति का होना जरूरी है, वीरता का होना भी बहुत जरूरी है ना, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर व्यवहारिक ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा जितने भी शासक सफल हुए उनके अंदर व्यवहारिक ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ था। अगला जो इनके सफलता का मेन कारण था वह था राजपूतों के साथ संबंध। यह जो नीति लाई थी भारत में, यह नीति लाई थी अकबर ने, है ना। अकबर ने राजपूतों के साथ मैत्री और वैवाहिक संबंध बनाए थे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मुगलों को ये पता चल चुका था कि यदि भारत में शासन करना है तो राजपूतों से मित्रता रखनी पड़ेगी, क्योंकि अकबर को ये पता चल चुका था कि हम राजपूतों से यदि डायरेक्ट सीधे सीधे युद्ध लड़ेंगे तो भारत में कभी शासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजपूतों को हराना एक कठिन कार्य है। इसीलिए अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक और मैत्री संबंध बनाए, जिससे अब राजपूत भी मुगलों के साथ में हो गए। इस तरह से उन्होंने अपनी सारी समस्याओं को, अपने शासन सत्ता की सारी कठिनाइयों को अपने व्यवहारिक, अपनी कूटनीति, है ना, एवं शक्ति के दम पर भारत में राज किया। तो दोस्तों, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, शायद एमपीपीएससी मेंस में भी यह प्रश्न पूछा गया था। आप लोग देखेंगे कि भारत में मुगलों की सफलता का क्या कारण था, और एक वैचारिक प्रश्न है, आप लोगों को सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए, है ना। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक।